यस सर। यस सर। बोलो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में? फजान्स रूल। फैजान्स रूल। फजान्स रूल डिस्कस कर लिए थे सारा, उसका पॉइंट, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, यस एनायन सर। का कटन, समझ यस आ गया सर। था ना? किसी को कोई यस दिक्कत है सर। उसमें? बताओ, जल्दी से पूछो। नहीं है दिक्कत। चलो, तुम लोग को जो पढ़ने बोले थे उसमें एक एनसीईआरटी से तुम लोग को रीड करने बोले थे, उसमें तुम लोग एक रेजोनेंस के बारे में देखे होगे, सुने हो? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में मिला होगा। इसको अभी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक बता देते हैं, क्योंकि अगर स्कूल में पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। तो थोड़ा सा बेसिक, क्योंकि डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक में इसका पूरा डिटेल में करते हैं कि क्या क्या रूल्स होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, स्टेबिलिटी डिसाइड करने का, वो सारी चीज वहां पे करेंगे। लेकिन हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देते हैं। पढ़े हो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? मिला था तुम लोगों को? पढ़े होगे एनसीईआरटी में तो, है या नहीं? यस सर। समझ आया था कुछ पढ़ने पे? नो सर। नो चलो, सर। इसमें बेसिकली देखो, हम थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता क्या है ना, जब किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग दो या दो से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में उसका रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल को दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लुईस स्ट्रक्चर में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ उन सभी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस देखोगे, उनके पाई बॉन्ड में डिफरेंस होता है। पाई बॉन्ड समझते हो? जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स को। तो पाई और सिग्मा वो भी बताया जाएगा अभी, ठीक है? तो जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उसके पोजीशन में देखोगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके पोजीशन में सिर्फ चेंज होता है। तो उन सभी लुईस स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है ना, कि व्हेन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं। व्हेन ए मॉलिक्यूल can be represented by two or more Lewis structures with the difference in positions of pi bond. So इस इफेक्ट को, इसी इफेक्ट को बोला जाता है known as resonance, known as resonance। और बेसिकली रेजोनेंस में क्या होता है ना, डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। वो जो पाई बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है? वो बताएंगे एक्चुअली क्यों पाई कहलाता है वो, पाई और सिग्मा का जब डिफरेंस बताएंगे। तो एक्चुअली में वो डीलोकलाइजेशन, अलग अलग पोजीशन जो आता है वो पाई बॉन्ड का, तो एक्चुअली हम लोग बोलते हैं उसमें क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना उसको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही पोजीशन पे वो फिक्स्ड नहीं है, वो उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। तो जितने भी लुईस स्ट्रक्चर्स उस किसी भी मॉलिक्यूल का बनेगा, तो उसमें देखोगे हर एक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, वो जो पाई बॉन्ड है उसका पोजीशन चेंज होते जा रहा है। तो इसीलिए डीलोकलाइजेशन हम लोग बोलते हैं इस फेनोमेनन को, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन जो है वो डीलोकलाइज्ड है। तो वो मतलब किसी एक ही जगह पे फिक्स नहीं है, वो घूम रहा है, ठीक है? वो पोजीशन चेंज होते जा रहा है, तो इसलिए डी लोकलाइजेशन बोलते हैं इसको। और रेजोनेंस, एक्चुअली कोई भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस या कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस क्यों शो करता है? स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है? रेजोनेंस शो करने से मॉलिक्यूल में क्या आता है? स्टेबिलिटी आता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज ए स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। इट इज ए, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ए स्टेबलाइजेशन इफेक्ट। एंड स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, और जो भी एनर्जी एसोसिएटेड होगा ना ये स्टेबलाइजेशन से, उसको रेजोनेंस एनर्जी बोला जाता है। एंड द एनर्जी एसोसिएटेड with the stabilization is known as resonance energy, ठीक है?
तो ये ध्यान देना, रेजोनेंस कोई भी मॉलिक्यूल जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्यों बनाता है, स्टेबलाइजेशन के लिए। स्टेबलाइजेशन बोलने का मतलब क्या हुआ कि उसका मॉलिक्यूल का जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, वो घटता है। और जैसे ही एक बार रिपल्सन कम होगा तो रिपल्सन कम होने से क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि जितना कम रिपल्सन होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा, और एनर्जी जितना कम होगा उस पूरे ओवरऑल पूरे सिस्टम का या मॉलिक्यूल का, तो उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो एक्चुअली उसी तरह से ये रेजोनेंस जो है मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड एरो से शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीजेस। तो इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये एक्चुअली रेजोनेंस का मेन काम। अब यहाँ पे देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, रेजोनेंस फेनोमेनन के बाद जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं हम लोग, उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। या फिर एक और नाम है इसका, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो एक्चुअली ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं ना पेपर पे, वो अनरियल स्ट्रक्चर्स हैं। वो एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जो एक्चुअल उस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकली पेपर पे पेन एंड पेपर यूज करके हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। सिर्फ वो ऑन पेपर है कि वो मॉलिक्यूल उस फॉर्म में रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो मॉलिक्यूल है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को बोल सकते हैं हम लोग, दिस आर अनरियल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यूज टू रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल ऑन पेपर। ठीक है, तो पेपर पे हम लोग सिर्फ उसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ना, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, ये हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसी भी जो भी मॉलिक्यूल अगर रेजोनेंस शो कर रहा है, उसमें देख रहे हैं अगर हम लोग डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो जो स्ट्रक्चर्स जितना भी डीलोकलाइज्ड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो सारे स्ट्रक्चर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल में जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली क्या हुआ ना, ये रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, रियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअली में फॉर्म कैसे होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड को देखोगे RH से डिनोट किया जाता है। तो आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पे लिखो, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये फॉर्म किया जाता है, फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, उसी के कंट्रीब्यूशन से रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो अभी एक दो एग्जांपल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड इज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल रहता है, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। वो सारा चीज हमारा ऑर्गेनिक में डिटेल में डिस्कस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कैसे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करते हैं। एक दो मॉलिक्यूल का बताएंगे बस, जितना काम का है। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली कैसे, ये कॉन्सेप्ट का पता कैसे चला था, तो जैसे एक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो हम लोग ले लें ओजोन मॉलिक्यूल, इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में ये इसके बारे में दिया गया है। ओजोन मॉलिक्यूल का जब तुम लोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना, तो लोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इसमें ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखोगे O और O के बीच में ये डबल बॉन्ड हो गया, और एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग ऐसे है। यही है ना, ओजोन का लोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होगे तुम लोग। यस सर। ठीक है, तो ये ओजोन का हो गया लोई स्ट्रक्चर।
एक लोन पेयर इसको ये डोनेट कर देता है, बाकी एक लोन पेयर ये बीच वाले ऑक्सीजन पे बचा हुआ है, इधर ये डबल बॉन्ड है। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें देखो अभी जैसे मार्किंग कर दी हम लोग 1 2 और 3, 3 ऑक्सीजन एटम है। अभी जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो किसके किसके बीच में है? पहला और दूसरा कार्बन, सॉरी, पहला और दूसरा ऑक्सीजन के बीच में है। दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, ये डीलोकलाइज्ड होता है। तो इसमें दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में शिफ्ट हो गया, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये इस तरह से ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? तो ये दो जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। और कहीं पे पोजीशन कर सकते हैं क्या हम लोग डबल बॉन्ड को? बताओ, दो ही पोजीशन है जहां पे ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज कर सकता है, यस और नो? और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? नो सर। बोलो। नहीं। तो ये पहला वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये देखो, ये दोनों आपस में हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हम लोग डीलोकलाइज्ड करके, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करके जो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, तो उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया और ये दूसरा स्ट्रक्चर, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो एक्चुअल में जब ओजोन का मॉलिक्यूल देखा गया ना, तो उसमें ये देखो, जैसे अभी जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड जो होता है ना, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 121 पिकोमीटर। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है 148 पिकोमीटर। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखोगे, ये सिंगल बॉन्ड है तो 121, सॉरी, सिंगल बॉन्ड का ये 148 पिकोमीटर हो गया। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर। ये डेटा है मेरे पास, ये एक्चुअल में बॉन्ड लेंथ होता है। लेकिन जब ओजोन में अगर मान लो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता, पहला या दूसरा, इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता, तो ओजोन का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? जितने भी ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो ऑक्सीजन एटम्स के बीच का दो बॉन्ड लेंथ है ना, दो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, तो दोनों बॉन्ड लेंथ का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए अगर ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता? तो बताओ। बॉन्ड सेम होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ अलग अलग दिख रहा है ना दोनों ऑक्सीजन के बीच का, डबल Yes, बॉन्ड sir. का बॉन्ड लेंथ कम है और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो अगर ये दोनों स्ट्रक्चर नेचर में अगर एग्जिस्ट करता ओजोन का, तो बॉन्ड लेंथ जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए था। लेकिन जब एक्चुअल ओजोन मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कंपेयर किया गया ना, तो उसमें ये देखा गया है कि ओजोन में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ है, वो एग्जैक्टली बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहा है। तो इक्वल कैसे आया? ठीक है, तो उसी को ये एक्सप्लेन किया जाता है रेजोनेंस से। ये एक्चुअली में जो यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ड्रॉ करेंगे ना, तो हाइब्रिड ये देखो ऐसे आएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? सिंगल बॉन्ड से तो पहले कनेक्ट कर ही दिए। और ये जो डबल बॉन्ड था वो दोनों के बीच में, दोनों मतलब ये पहला दूसरा ऑक्सीजन के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और दूसरा तीसरा के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है, पार्शियल कैरेक्टर इसका इस दोनों के बीच में है और पार्शियल कैरेक्टर यहाँ इस दोनों के बीच में। कंप्लीट बॉन्ड नहीं शो कर रहा है, ये पार्शियल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सभी जगह ये पूरा यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसी की वजह से, यही फेनोमेनन होने की वजह से क्या होता है, इसका जो बॉन्ड लेंथ देखा गया, एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ है ओजोन का, ये 128 पिकोमीटर। मतलब सिंगल बॉन्ड से तो वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से उसका बॉन्ड लेंथ क्या है, वो तो छोटा है। लेकिन डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ क्या है उसका, देख रहे हो? बताओ, सिंगल बॉन्ड से ये बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर था, तो सिंगल बॉन्ड से इसका बॉन्ड लेंथ तो छोटा हो गया 128 पिकोमीटर। Yes, sir. तो सिंगल बॉन्ड वाले से तो कम है ये। लेकिन जो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है, उससे क्या हो गया, ये ज्यादा है ना। तो Yes, sir. इसका जो एक्चुअल में स्ट्रेंथ लाई कर रहा है, सिंगल बॉन्ड से स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, लेकिन डबल बॉन्ड से स्ट्रेंथ क्या है, कम है। पार्शियल डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका जो कंप्लीट डबल बॉन्ड वाले से स्ट्रेंथ क्या आएगा, कम ही आएगा ना। और स्ट्रेंथ कम आएगा, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, डबल बॉन्ड वाले से बॉन्ड लेंथ ज्यादा आ रहा है।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जब ओजोन मॉलिक्यूल को, जब ओजोन के मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें जो ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच का ये जो दो बॉन्ड नजर आ रहा है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का, तो ये जब बॉन्ड लेंथ को मेजर किया गया ना, तो ये बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली इक्वल आ रहा था। अब एग्जैक्टली अगर इक्वल आ रहा है तो ऑब्वियसली कुछ इसी टाइप का फेनोमेनन हो रहा होगा, तभी तो कोई एक फेनोमेनन हो रहा होगा उसमें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, तभी तो बॉन्ड लेंथ इक्वल आएगा। बिना रेजोनेंस का बॉन्ड लेंथ इक्वल आएगा क्या? अगर हम लोग रेजोनेंस कंसिडर, मतलब ये रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं ये दोनों अगर कंसिडर करते हैं हम लोग, कि अगर मान लो ओजोन इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता नेचर में, तो बॉन्ड लेंथ सेम आना चाहिए था या नहीं, बताओ? सेम आता क्या कभी भी? नो सर। नहीं। लेकिन जब एक्चुअल ओजोन मॉलिक्यूल को जब ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या आया? वो सेम आया। तो ये चीज एक्सप्लेन किया गया है किससे? रेजोनेंस फेनोमेनन ही ये चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो 1 और 2 है ना, ये 1 और 2 बेसिकली क्या कहलाएगा? ये दोनों इस ओजोन मॉलिक्यूल के हो गए कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इन्हीं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये जो बना है, ये क्या कहलाता है? रेजोनेंस, क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिड। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंस हाइब्रिड? बताओ। रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल में ये रेजोनेंस हाइब्रिड, ये RH ये एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ आया बात? सर, हम्म तो सर इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होगा? क्या इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होगा? सर अगर पार्शियल बॉन्ड बन रहा है तो सर इलेक्ट्रॉन दोनों में वैसे ही शेयर होगा जो पहले होता था। ये फेनोमेनन ही ये कंसिडर किया जा रहा है, मतलब ये एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट किया। अब इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, पाई वाला इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोकलाइज नहीं होता है, उसके पोजीशन को वो चेंज कर सकता है। मतलब एक स्ट्रक्चर तो इसका ये पॉसिबल हो गया कि अगर 1 और 2 के बीच में वो इलेक्ट्रॉन है तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा केस में क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करके ये यहाँ पे आ सकता है, 2 और 3 के बीच में आ गया, तो 2 और 3 के बीच में आ गया तो दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल हो गया। अब ये जितने भी इतने टाइप के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, अब उन्हीं सारे स्ट्रक्चर से ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल में तब जब दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे, तो दोनों का जब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या आएगा? जब इन दोनों का रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक पार्शियल डबल बॉन्ड ही तो डेवलप होगा ना इसके ऊपर। कंप्लीट डबल बॉन्ड तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है पहले वाले स्ट्रक्चर में, और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड आ गया। तो जब इसको यहाँ पे हम लोग ये 1 2 और 3 मार्क कर देते हैं, तो जब इन दोनों को कंबाइन करके जब रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड तो है ही, लेकिन डबल बॉन्ड कंप्लीट होगा क्या? क्योंकि पहले वाले में पूरा डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले में सिंगल बॉन्ड है। तो जब हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या आ गया? हम लोग यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर देते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड है वहां पे। समझ रहे हो बात? तो पार्शियल Yes, बॉन्ड से sir. ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता होगा? क्या? तो पार्शियल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता होगा? पार्शियल बॉन्ड मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड से तो वो ज्यादा ही स्ट्रांग होगा। मतलब ये जो 1.5 टाइप, हाफ नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे इस केस में हम लोग हाफ बोल सकते हैं, क्योंकि एक डबल है और दूसरा सिंगल है। तो यहाँ पे जो पार्शियल डेवलप हो रहा है ये 1.5, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो 1.5 वाला जो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, एक टर्म बॉन्ड ऑर्डर तुम लोग पढ़े होगे कि कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर दो एटम्स के बीच में बन रहा है तो उसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर 1.5 के अराउंड बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा आधा वो शेयर हुआ है। तो ये 1.5 हम लोग यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो 1.5 अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो वो 1 से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड से, लेकिन डबल बॉन्ड से उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा ना। बोलो। तो वैसे ही वो कंपेयर करते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक तुम्हारे एनसीईआरटी में ये भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कार्बोनेट आयन का, देखो ये दिया होगा CO3 2 माइनस का, इसमें भी रेजोनेंस दिया गया है, तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है इसका। तो इसमें जो
तीन, पहला इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सबसे पहले तुम लोग। लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, ये सी डबल बॉन्ड और दो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यही है ना, बोलो यही है इसका लुईस स्ट्रक्चर। यस सर। अब इसका देखो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जो डबल बॉन्ड है ये देखो कहाँ पे है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये पहले ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है, इसका मार्किंग कर देते हैं, 1 2 और 3 कर देते हैं। तो अभी जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और फर्स्ट वाले ऑक्सीजन के बीच में है। अब डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, डीलोकलाइज्ड हो सकता है। तो अब दूसरा हम लोग डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया अब सेकंड वाले ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे देखो पहले वाले पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड आ गया। दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। अब ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, डीलोकलाइज कैसे कर रहे हैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, डायरेक्शन हम लोग शो करते हैं, तो कंडीशंस वो सब वहां पे डिटेल में बताएंगे, ठीक है, वहां पे ऑर्गेनिक में बताया जाएगा डिटेल में। अभी जस्ट ये पोजीशन चेंज करके बस ऐसा ध्यान दो, ठीक है। तो पहला कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में है, दूसरा कार्बन और सेकंड ऑक्सीजन के बीच में, तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं बताओ तो, कार्बन और डबल बॉन्ड कहाँ पे ला सकते हैं, थर्ड थर्ड ऑक्सीजन के बीच में। और ये इस तरह से। और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा क्या इसमें, बताओ, डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करके और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बोलो। नो नो सर। तो ये 1 2 और 3 ये क्या होगा, इन तीनों, ये तीनों क्या कहलाएंगे, 1 2 और 3 ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर इसी को बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, अब यहाँ भी देखो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अगर ये नेचर में अगर एग्जिस्ट करता 1 2 या 3 में कोई भी अगर मान लो एग्जिस्ट करता, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ आना चाहिए, ये दो सिंगल वाला बॉन्ड लेंथ तो सेम आना चाहिए, लेकिन डबल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मतलब दो टाइप का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दिखना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अगर ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करता तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का दो टाइप का बॉन्ड लेंथ दिखता या नहीं, बताओ, बोलो। यस सर। दो टाइप के बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करने चाहिए ना कार्बन Yes, और sir. ऑक्सीजन के बीच का। लेकिन एक्चुअल में जब इसका स्ट्रक्चर देखा गया, कार्बोनेट आयन का जब एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में ये ऑब्जर्व किया गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो तीनों बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ इक्वल आए। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट करता है नेचर में, उसमें जब बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व किया गया, मेजर किया गया बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का तीनों बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है। तो तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये, वो डायरेक्टली सिग्निफाई कर रहा है कि ये तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तभी तो, क्योंकि ये तीनों में से अगर कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता तो बॉन्ड लेंथ इक्वल होना ही नहीं चाहिए। तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होगा क्या, बोलो। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते तो तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होना चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, नो सर। नहीं। तो एक्चुअल में जो इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही वो डिटरमाइन होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड तो पूरा तीनों में है। अब ये डबल बॉन्ड क्या है, ये सभी जगह पे ये पोजीशन इसका डीलोकलाइज हो रहा है, तो तीनों जगह पे वो पार्शियल पार्शियल हम लोग डबल बॉन्ड इस तरह से ड्रॉ कर दिए। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। और हर एक ऑक्सीजन पे हम लोग यहाँ पे पार्शियल चार्ज ऐसे शो कर दिए, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन पे देख रहे हो नेगेटिव चार्ज आ रहा है या नहीं। सारे तीनों स्ट्रक्चर को जब कंबाइन करोगे तो देखोगे हर एक ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, यस और नो। और वो तुमको पूछा नहीं जाएगा कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, हम सिंपली उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज से शो कर दिए। और ये बॉन्ड जो है हम लोग ये पार्शियल बॉन्ड डेवलप कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होता है, कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो वो सारा चीज वहां ऑर्गेनिक में बताया जाएगा कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करता है। अभी देखो ये रेजोनेंस हाइब्रिड ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का,
अगर अब ये एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर ये एग्जिस्ट करेगा, तब देखो कार्बन और ऑक्सीजन का जितना भी बॉन्ड्स है, तीनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, सिमिलर आएगा या नहीं? अगर ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का सिमिलर बॉन्ड लेंथ आएगा या नहीं, बोलो। यस सर। बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये सिमिलर बॉन्ड लेंथ आ रहा था, तो ये इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, यही रेजोनेंस फेनोमेनन से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर रेजोनेंस फेनोमेनन अगर नहीं करता तो इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो यही चीज है एक्चुअली में रेजोनेंस। ठीक है, इसको अभी पूरा तो कंप्लीट ये समझ नहीं आएगा कैसे हम लोग शो करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, हम फिर बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वो सारा चीज रूल होता है, मतलब एक तरीका हम लोग सीखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस साइड कराना है। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं रेजोनेंस के लिए, तो अभी वो सारा चीज इस लेवल पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वो जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहीं पे जीओसी में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारी चीज डिटेल में करते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत बस एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया हुआ है, तो वो चीज हम एक्सप्लेन कर दिए बस, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के लिए। ठीक है, बोलो। ये चीज समझ आया, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, नहीं कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो एक दो एग्जांपल ही तुम्हारे ओजोन का दिया हुआ है, कार्बोनेट आयन का दिया हुआ है, तो यही सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, देखे हो तुम लोग बुक में? हेलो, हेलो, यस सर। बुक में देखे हो या नहीं? क्या सर? ये रेजोनेंस वाला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट दिया गया है, अब एक बार तुम लोग रीडिंग मारना, अब समझ में आ जाएगा। वो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, अब एक बार रीड करोगे तो वो समझ आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, एक बार ट्राई यस करना। सर। तो यही था, बस इसमें और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये तो पूरा टॉपिक इधर ही पढ़ाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग डेविएट हो जाएंगे अपने चैप्टर्स से। चलो, लिख लियो इसको, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए? कर लो फटाफट यहाँ तक। हो गया? हेलो, यस यस सर। सर। चलो लिख लियो ना, यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? यस सर। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से रिलेटेड या डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब देखो डाइपोल मोमेंट ये हम डिटरमाइन कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, या फिर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, कोई भी बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो कैसे डिसाइड करते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो इसी में एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये डाइपोल मोमेंट डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है। ये एक्चुअली डाइपोल मोमेंट से ही डिसाइड होता है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड पोलर होगा, बॉन्ड नहीं, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो डाइपोल मोमेंट से डिसाइड करता है। जैसे मान लो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लो अगर बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं हम। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा सर। यस सर। आ रहा है सर। आ रहा है, एक मिनट रुकना। ये क्या, ये कौन लिंक भेज रहा है? अभी क्लास है क्या तुम लोगों का फिजिक्स का? यस सर, अभी फिजिक्स का था डिस्कशन क्लास। अभी टाइमिंग है? यस सर, 7 से 7:30।
तो टाइमिंग कोलाइड हो गया यस इस सर। पर। अरे ठीक है, तो बाद में कर लेना, अभी सर को बोल दियो ना। यस यस सर। चलो ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे मान लो पहला टाइप का बॉन्ड बन रहा है वो होमो एटॉमिक बॉन्ड है। होमो एटॉमिक मतलब समझते हो? सिमिलर टाइप्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है। तो सिमिलर टाइप के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड होगा या नॉन पोलर बॉन्ड होगा, बताओ तो। नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा। जैसे होमो एटॉमिक मतलब क्या हुआ कि दोनों हमारा एटम सेम है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, ये H2 हो गया, N2 हो गया, O2 Cl2, इस तरह का बॉन्ड है। तो ये सारे क्या नॉन पोलर बॉन्ड्स। क्यों नॉन पोलर बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा इस केस में, जीरो होगा। क्योंकि सेम टाइप के एटम्स हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, दूसरा वाला भी हाइड्रोजन है तो इसका भी 2.1 होगा। तो यहाँ कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो पाएगा क्या कहीं भी? किसी भी एक एटम की तरफ वो तो टिल्ट करेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड कहलाएगा, पोलर या नॉन पोलर बॉन्ड, बताओ। नॉन पोलर। ये हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड हम लोग किस केस में यूज करेंगे, जब हेट्रो न्यूक्लियर एटम्स होगा। हेट्रो न्यूक्लियर एटम्स मतलब अलग अलग एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो उसको पोलर बॉन्ड बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हेट्रो न्यूक्लियर मतलब जैसे HF हो गया, HCl हो गया, यहाँ पे ऑब्वियसली अलग अलग एटम्स लोगे तो उसका पोलैरिटी भी क्या होगा, उसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन का HF में अगर बात करें, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 4.0। 4.0। तो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, ये बीच में तो नहीं रहेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया बताओ, फ्लोरीन। फ्लोरीन की तरफ टिल्ट हो जाएगा। फ्लोरीन की तरफ वो ज्यादा शिफ्ट करेगा, तो देखोगे फ्लोरीन पे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हो रहा है ना, चार्ज जो डेवलप हो रहा है, इसको हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। तो इसी की वजह से जो आता है बॉन्ड क्या बन गया, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गया, पोलर। तो जब भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे ध्यान देना कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी वो बॉन्ड पोलर हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो वो बॉन्ड हो गया नॉन पोलर बॉन्ड। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सारे पोलर बॉन्ड हो गए तो वो मॉलिक्यूल कोवेलेंट, वो मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल हो गया, वो जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो CH4 है, मिथेन। अब मिथेन में किस टाइप का बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या नॉन पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बताओ तो। मिथेन में नॉन पोलर बॉन्ड या पोलर बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा कार्बन और नॉन हाइड्रोजन के बीच में? नॉन पोलर। नॉन पोलर। कैसे? पोलर। थोड़ा बहुत तो पोलैरिटी रहेगा ना यार। हाँ। यस सर। कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा तो शिफ्ट करेगा ना कार्बन की तरफ। तो ऑब्वियसली अलग अलग एटम्स यूज कर रहे हैं ना कार्बन और हाइड्रोजन, तो थोड़ा बहुत तो पोलैरिटी डेवलप होगा ही वहां पे। तो नॉन पोलर बॉन्ड थोड़ी बोलेंगे इसको। तो ये एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये नॉन पोलर बॉन्ड्स वहां पे एग्जिस्ट कर, सॉरी पोलर बॉन्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन जब एज ए होल पूरे मॉलिक्यूल में तुमसे पूछा जाएगा कि CH4 कैसा है, कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर बॉन्ड्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, लेकिन एज ए होल जब CH4 मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाएगा ना, तो CH4 मॉलिक्यूल जो होता है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये चीज अभी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कैसे ये नॉन पोलर आ रहा है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करने से ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल पोलर ही होगा। क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट करता है लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या नॉन पोलर है, जैसे CH4 हो गया। एक और एग्जांपल है मेरे पास, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी देखोगे किस टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, पोलर बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, यस और नो, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, है ना।
Yes, sir. लेकिन ये भी मॉलिक्यूल देखा गया, ये एज ए होल जब पूरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये CCl4 भी क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि किसी भी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर ही होगा। ठीक है, वो डिसाइड नहीं करता है। तो पोलैरिटी एक्चुअल में डिसाइड कौन करता है, ये जो टर्म लिखे हैं ना, किसी भी मॉलिक्यूल का पोलैरिटी, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, डाइपोल मोमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है पोलर या फिर नॉन पोलर, मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, डिसाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये फाइनल डिसाइड करता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के बारे में तुम लोग पढ़ रखे हो, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पोजेस करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं, ये डाइपोल मोमेंट, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। तो डाइपोल मोमेंट के बारे में यहाँ लिख लो। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, डाइपोल मोमेंट इज ए मेजर ऑफ पोलैरिटी, मेजर ऑफ पोलैरिटी इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कितना है, पोलैरिटी होगा या नहीं होगा, उसको डिटरमाइन करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट के हेल्प से। और डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ठीक है, नोटेशन इसका क्या होता है, म्यू सिंबल से इसको यूज करते हैं हम लोग। मैथमेटिकली इसका देखो, ये बता चुके हैं तुम लोगों को, डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज ये पोजेस करता है। तो मैथमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये क्यू क्या है, कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये क्यू क्या होता है, चार्ज ऑन एनी एटम, चार्ज ऑन एनी एटम। वो जो चार्ज डेवलप होता है ना, कितना चार्ज डेवलप हो रहा है, वो है क्यू। और डी क्या होता है, डी क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, टू बॉन्डेड एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो भी बॉन्ड लेंथ होगा उसका, उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डेड एटम्स। तो ये हो गया, मैथमेटिकली ऐसे इसको डिटरमाइन किया जाता है म्यू को, डाइपोल मोमेंट को, क्यू इंटू डी। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है ना डाइपोल मोमेंट का, ये लिख लो, डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली, जो मोस्ट कॉमन इसका यूनिट है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डीबाई। इसका यूनिट जो होता है ये डीबाई होता है। ठीक है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं हम लोग। तो देखो, चार्ज का अगर एसआई यूनिट बोला जाए तो चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम होता है, और डिस्टेंस डी का यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट मीटर होगा। तो कूलम मीटर होना चाहिए एसआई यूनिट के टर्म में, लेकिन मोर जो ज्यादा जो यूज किया जाता है, मोर फेमिलियर यूनिट जो है डाइपोल मोमेंट का, वो है डीबाई। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, डीबाई और कूलम मीटर में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन ध्यान रखना, कन्वर्जन में हेल्प करेगा ये। 1 डिवाइस इक्वल टू ये होता है 3.335, ठीक है, 3.335 नहीं, 3.336 लिख लो, इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना है। अगर मान लो कहीं पे तुमको कूलम मीटर में अगर वैल्यू दे दिया गया है, डिवाई में कन्वर्ट करना है, तो ये रिलेशन यूज करोगे। 1 डिवाइस इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, तो ये कूलम मीटर तो इसका एसआई यूनिट हो गया। एक सीजीएस यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट जैसे चार्ज का एक कूलम होता है, दूसरा ईएसयू होता है। ठीक है, सीजीएस यूनिट जब होता है चार्ज का, हम लोग बोलते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं उसको। और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा बताओ तो, डिस्टेंस सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट में इसका रिलेशन भी है, 1 डिवाइस इक्वल टू ये होता है 1 इंटू 10⁻⁻18, ये ईएसयू सेंटीमीटर, ये इसका सीजीएस यूनिट में अगर दिया रहेगा तो इसको हम लोग डिवाइस से ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
अगर कूलम मीटर में दिया है तो यहाँ पे ये रिलेशन यूज कर लोगे, 1 डिवाइस इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। और सीजीएस यूनिट अगर ईएसयू सेंटीमीटर में दिया है तो ये रिलेशन यूज करना है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया डाइपोल मोमेंट का। अब यहाँ पे ध्यान देना, कोई भी डाइपोल मोमेंट एक्चुअली में क्या डिसाइड करने में हेल्प करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो वो कैसे डिसाइड करता है, तो म्यू का वैल्यू है, ये जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है ना, म्यू का वैल्यू अगर 0 हो गया, म्यू का वैल्यू अगर 0 हो गया, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर या नॉन पोलर, बताओ तो। म्यू का वैल्यू अगर 0 होगा, अभिषेक बताओ। हेलो सर नॉन पोलर। हाँ, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 हो गया तो वो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, ये सोल क्राइटेरिया है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वो डाइपोल मोमेंट से ही डिसाइड होता है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में देख रहे हो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट है उसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। अगर म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के अलावा कुछ और हो गया, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो यही क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है, चलो लिख लिए यहाँ तक। हेलो, यस सर। चलो अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन, कैसे डाइपोल मोमेंट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला, जैसे डाइपोल मोमेंट के हेल्प से हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं हम लोग, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग निकाल सकते हैं एग्जैक्ट कि किस टाइप का स्ट्रक्चर वो हो रहा होगा। तो पहला फर्स्ट केस ले रहे हैं हम लोग इसमें, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का केस। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है जैसे मान लो 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया। ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में तो इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मेरे पास है। HF का जो डाइपोल मोमेंट आता है ना, म्यू का वैल्यू, वो ये 1.78 डिबाई है। HCl का देखोगे ये 1.07 डिबाई है, और HBr का है ये 0.79 डिबाई। ठीक है, तब ये सारा डाइपोल मोमेंट अगर इन सभी का क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, पोलर मॉलिक्यूल है। अगर ये पोलर होगा तो ये स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन हमको दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा होगा वही डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पे H और F के बीच में अगर बॉन्ड बना हुआ है तो इलेक्ट्रॉन किसकी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, यहाँ पे बताओ तो। एफ। फ्लोरीन की तरफ। तो ये हम लोग ऐसे शो करते हैं, ये एरो दिखा दिए, ये फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग, एरो पे ये कट कर दिए लास्ट में, ये डाइपोल मोमेंट को शो कर रहा है, डाइपोल मोमेंट का ये रिप्रेजेंटेशन है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे HCl में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। ब्रोमीन की तरफ यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब देख रहे हो वैल्यू यहाँ पे देखोगे, H और F के बीच, H और F का जो डाइपोल मोमेंट है ये 1.78 डिबाई है, फिर HCl में 1.07 हो गया, और HBr में और भी कम हो गया। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब अगर चेंज कर रहे हैं हम लोग तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कोई, क्यों घट रहा है? सर क्योंकि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घट रहा है। हाँ, क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा या जो भी चार्ज डेवलप होगा फ्लोरीन और हाइड्रोजन पे, उस केस में वो क्या होगा, ज्यादा चार्ज डेवलप होगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा किसी भी एटम का, चार्ज उतना ही ज्यादा डेवलप होगा।
तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन तीनों में कौन सा है? फ्लोरीन है। तो इसलिए फ्लोरीन पे चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा? हाई होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है तो थोड़ा सा कम हो गया डाइपोल मोमेंट। ब्रोमीन का और भी कम है तो डाइपोल मोमेंट इसमें और भी डिक्रीज हो गया। समझ रहे हो? तो वो बेसिकली चार्ज का है। चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज करेगा, और चार्ज अगर डिक्रीज करेगा तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज। ये तुमसे कैलकुलेट करने कहीं नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करो, वो हम लोग वो दिया रहेगा। तो ये सारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ये पहला हो गया डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में देखोगे, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर स्ट्रक्चर होगा। सेकंड केस हम लोग ले सकते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम बहुत सारा केस कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। पॉली एटॉमिक में जैसे हम लोग ले लिए, सबसे पहला ट्राई एटॉमिक ले लिए, इसमें फर्स्ट केस ले लिए ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक में देखोगे, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट केस इसमें आ गया जैसे CO2। तो CO2 का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, CO2 का जो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, CO2 का डाइपोल मोमेंट जो है ये म्यू का वैल्यू ये 0 है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू अगर ये 0 है तो ये मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? बताओ तो। नॉन पोलर है। म्यू का वैल्यू 0 है, पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? अभिषेक बताओ। सर नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल हो गया इस केस में हमारा नॉन पोलर। अब इस अगर ये म्यू इसमें 0 है तो इसका स्ट्रक्चर तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या? कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है CO2 का? प्रेडिक्ट कर सकते हो इसका स्ट्रक्चर? लीनियर ही होगा ना। सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ देखो, इसका म्यू का वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट म्यू, जो हम लोग रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं वो 0 होना चाहिए। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अगर 0 होना चाहिए तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? यहाँ पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। इधर भी ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है ये किसकी तरफ जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये मान लो म्यू 1 है हमारा और ये म्यू 2 है। तो जब म्यू नेट निकालोगे, म्यू नेट क्या आ जाएगा? म्यू 1 माइनस म्यू 2 ही करना होगा ना हमको। यस और नो? अपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों फोर्सेस, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे या नहीं? डाइपोल वेक्टर की तरह ही ट्रीट करो, जैसे वेक्टर्स हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो वेक्टर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा या नहीं? बताओ। यस सर। तो दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो म्यू नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो म्यू नेट अगर 0 हो गया तो ये CO2 क्या हो गया? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? ये नॉन पोलर हो गया। समझ रहे हो ना बात? तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा वो किससे डिसाइड होता है? उसके डाइपोल मोमेंट से डिसाइड होता है। जैसे दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं H2O का। ये भी ट्राई एटॉमिक है लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट है इसका 1.85 डिवाइड। अब डाइपोल मोमेंट अगर इसका 0 नहीं है, तो डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं है तो ये मॉलिक्यूल होने वाला है हमारा पोलर मॉलिक्यूल। अब ये पोलर है तो इसके बेसिस पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा क्या H2O का? बताओ तो। नो सर। नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर जो देखोगे H2O का स्ट्रक्चर ये बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ इस टाइप का है। O और H के बीच का ये ऐसे सीधा 180 डिग्री पे बॉन्ड नहीं होता, ये बेंट स्ट्रक्चर है। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पे अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछा जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये किसकी तरफ शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? बताओ तो। ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की तरफ चला गया और इधर भी ये ऑक्सीजन की तरफ गया। और एक ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी बचा हुआ है ना, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे। यस और नो? बोलो। यस सर।
तो लोन पेयर का ना, लोन पेयर का डायरेक्शन हम लोग ये ऊपर की तरफ ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। ये ऑर्बिटल में ही कोई ऑर्बिटल में ही लोन पेयर ऐसे पड़ा हुआ है ना, तो लोन पेयर को हम लोग ऐसे अपवर्ड, जहां पे वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना उसी के डायरेक्शन में, ऑर्बिटल ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में ही ऐसे प्रेजेंट होगा, तो हम लोग लोन पेयर का डायरेक्शन ऐसे शो कर दे रहा है। तो इसका जब देखो, ये मान लो μ1 है, ये मान लो μ2 है, और ये लोन पेयर वाला μ3 है, क्योंकि एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो जब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालोगे म्यू नेट, तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, रिजल्टेंट अपवर्ड ही रिजल्टेंट आएगा। जब वेक्टर सारे वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तो वो किधर आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा या नहीं, बताओ। यस सर। म्यूनेट तो ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ना, रिजल्टेंट, समझ रहे हो बात, ये रिजल्टेंट डाइपोल है। यस सर। सर पर एक लोन पेयर डाउनवर्ड भी तो है। क्या सर एक लोन पेयर डाउनवर्ड में भी तो है। डाउनवर्ड, वो बस ऐसे रिप्रेजेंट किए, वो एक्चुअली में ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है ना, तो ऑर्बिटल तो वो दोनों लोन पेयर तो किसी ऑर्बिटल में ही होगा ना, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल में दोनों लोन पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो लोन पेयर किसी एक ही डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट करेंगे ना, लोन पेयर मान लो किसी एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो वो किसी एक ही डायरेक्शन में उसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। वो तो हम जस्ट लिखने का तरीका है यहाँ पे, जैसे मान लो लोन पेयर नीचे दिखा दिए, लोन पेयर देखोगे यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है, बहुत सारे जगह पे देखोगे यहाँ पे ऐसे दिखाया जाता है, ये एक लोन पेयर हो गया, ये दूसरा लोन पेयर हो गया, तो अब यहाँ पे ये ऐसे ही शो करोगे ना, ठीक है। तो वो तो जस्ट हम रिप्रेजेंट कर दिए थे, एक्चुअली लोन पेयर का डायरेक्शन किसी एक ही डायरेक्शन में हम लोग पॉइंट कर, तो ये ऐसे रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। अब ठीक है, अब लोन पेयर हम लोग ऊपर में ये ऐसे शो करेंगे। तो लोन पेयर, बेसिकली लोन पेयर में हम लोग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ऐसे प्रेजेंट होगा, किस रीजन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल होगा ऐसे, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी ऑर्बिटल में लाई कर रहा होगा, तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में रहता है, ठीक है। वो तुम लोग पढ़ चुके हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ऑर्बिटल में वो 3D में रहता है ना, पूरा वेव की तरह पूरा बना हुआ रहता है ना ऊपर, शेप में पढ़ चुके हो ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो पढ़े हो। हेलो, यस सर। तो उसमें जैसे एस ऑर्बिटल में है, तो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पूरा स्पेरिकली, वो पूरा स्पेरिकल फॉर्म में रहता है। पी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन्स देखोगे कैसा होता है, डम्बल शेप में होता है, तो वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो जस्ट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोन पेयर का कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, किस रीजन में प्रेजेंट है। तो ये हो गया। तब ये म्यूनेट इसका क्या आ रहा है, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, 1.85 है, बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है डाइपोल मोमेंट का। इसी तरह जैसे तीसरा मॉलिक्यूल हम दे रहे हैं, BF2 है एक मॉलिक्यूल, अब इसका डाइपोल मोमेंट जो है 0 है, ये डाइपोल मोमेंट 0 है, मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसका स्ट्रक्चर तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या, बताओ तो। यस सर। लीनियर हो जाएगा, वाह। बी यस सर। इधर हो गया, ये एफ इधर और एफ इधर। देखो अब रिजल्टेंट डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं, ये देखो फ्लोरीन की तरफ गया, ये मान लो μ1, और ये क्या आ गया, ये भी फ्लोरीन की तरफ μ2। तो म्यू नेट जब निकालोगे तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, यस और नो। यस सर। तो म्यू नेट इस केस में क्या हो गया, 0, तो ये म्यू नेट 0 हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। नेक्स्ट देख रहे हैं H2S। अब H2S के केस में देखोगे इसका डाइपोल मोमेंट जो है ये 0.95 डिबाई। अब ये क्या है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल, ये सर साउंड नहीं आ रहा।
आवाज नहीं आ रहा है क्या? अब आया सर। अच्छा, अब आ रहा है। अभिषेक आ रहा है आवाज? यस सर आ रहा है। ठीक है, 1 मिनट वेट करना। ठीक है, ये रुचि का होस्ट शिफ्ट करो। स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो ये H2S के बारे में बता रहे थे। H2S का जो डाइपोल मोमेंट है ये 0.95 डिबा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा, लीनियर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि लीनियर होता तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता, 0। तो बेंट स्ट्रक्चर होगा, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे और भी एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल ले लें, जैसे BF3 ले लें। तो BF3 ये जो है, इसका डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया गया है, ये 0 है। तो अगर ये 0 है तो ये मॉलिक्यूल क्या है हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ट्राइगोनल प्लेनर कुछ इस तरह से होता है। ये जो 3 फ्लोरीन आइटम्स होते हैं ना, कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे म्यू म्यू जो ये लिख रहा है, ये रिजल्टेंट म्यू लिख रहा है, म्यू नेट, ये 0 है। तो ये कैसे 0 आया? तो यहाँ वेक्टर की तरह ट्रीट करो। ये बोरोन और फ्लोरीन के बीच में ये किसकी तरफ शिफ्ट करेगा, फ्लोरीन की तरफ। यस और नो, बताओ। फ्लोरीन यस मोर सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये भी इधर फ्लोरीन की तरफ गया, ये भी फ्लोरीन की तरफ गया। तो ये मान लो म्यू 1 है, ये म्यू 2 है और म्यू 3 है। ये आपस में पूरे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे या नहीं, बताओ। म्यूनेट का वैल्यू 0 आने वाला है या नहीं इस केस में, बोलो। तुम रिजल्टेंट जब वेक्टर निकालोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, सारा वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। यस और नो? यस सर। करेगा या नहीं, बोलो, खुद ही बोलो। यस सर। तो इसीलिए इसका क्या होता है, म्यूनेट का वैल्यू 0 हो जाता है और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, नॉन पोलर बन गया। एक्चुअल में इसमें पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये इसी चीज से एक्सप्लेन होता है, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे CCl4 का तुम लोग को बताया था, या CH4 का बताए थे ना, इसमें भी पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये भी मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो CH4 का जब स्ट्रक्चर देखोगे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन इस फॉर्म में अरेंज्ड है। तो यहाँ भी जब डाइपोल मोमेंट तुम ड्रॉ करोगे, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जब ड्रॉ करोगे, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन की तरफ। इधर भी, सॉरी, हाइड्रोजन ड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन कार्बन। 2.5। तो कार्बन की तरफ ये शिफ्ट करेगा। तो ये देखो, सारा कार्बन की तरफ ये है। तो अब देखो, अब ये जब ये मार्क कर दो म्यू 1, ये म्यू 2 कर दिया, ये म्यू 3 कर दिया, ये म्यू 4 कर दिया। तो जब म्यू रिजल्टेंट या म्यू नेट जब निकालोगे, तो सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा या नहीं, पूरा, बोलो। रिजल्टेंट यहाँ पे 0 होगा या नहीं होगा, बताओ। बोलो। यस सर। तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। इसी तरह CCl4 भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर है। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये 4 क्लोरीन एटम यहाँ पे ऐसे टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे सब। ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी वैसे कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
क्लोरीन। क्लोरीन। तो ये बॉन्ड शिफ्टिंग किसकी तरफ होगा? क्लोरीन की तरफ। ये देखो क्लोरीन, ये क्लोरीन की तरफ और ये भी क्लोरीन की तरफ। अब यहाँ भी देखोगे जब म्यू रिजल्टेंट या म्यू नेट निकालोगे ये क्या आएगा? 0। इसलिए मॉलिक्यूल क्या नॉन पोलर है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बताना, तो देखते हैं कौन कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से तो कहीं ज्यादा होता है। यस और नो? बताओ, बोलो। ये स्टेटमेंट करेक्ट है? फ्लोरीन का यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होगा। बट यहाँ पे जब डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3। इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन से कम है, कहो बहुत कम है। तो जब डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम लोग तो NH3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 का डाइपोल मोमेंट से बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को एक्सप्लेन करना है इनको। देखते हैं कौन इसको एक्सप्लेन कर पाता है। सर क्योंकि NH3 का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अपने कॉपी में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, फिर उसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन तो तुम लोग लिख लिए हो, समझ आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन से बहुत ही ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट लेकिन जब डाइपोल मोमेंट NH3 और NF3 का कंपेयर करते हैं तो NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो NF3 से ज्यादा होता है। इसको एक्सप्लेन करना है। हेलो, आया किसी का एक्सप्लेनेशन? यस सर। क्या? देखो इन सब के स्ट्रक्चर से हम लोग रिलेट करेंगे। जब NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो ये कुछ इस टाइप का है। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक्चुअली में एक लोन पेयर यहाँ पे है। इसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी तरह NF3 का जब करोगे तो NF3 में भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये इस तरह से 3 फ्लोरीन एटम और एक ये लोन पेयर है ना। अब यहाँ पे खुद बताओ तुम लोग, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो ये जो बॉन्ड शिफ्ट करेगा ये नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, ये है ना, ये तीनों। और लोन पेयर का हम लोग यहाँ पे इस डायरेक्शन में शो किया। तो म्यू रिजल्टेंट जब निकाल रहे हैं हम लोग तो इन तीनों हाइड्रोजन का जैसे मान लो, ये इन तीनों का ये μ1 मान लेते हैं, ये μ2 है और ये μ3 है और ये μ4 है। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा बताना, ये तीनों हाइड्रोजन की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? ऊपर की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। यस और नो? यस सर। इन तीनों हाइड्रोजन का जो डाइपोल का रिजल्टेंट निकालोगे वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? ऊपर की डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। और लोन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोन पेयर की वजह से वो भी ऊपर की डायरेक्शन में ही प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन की वजह से जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हो रहा है ये दोनों क्या हो जा रहा है? ऐड अप हो जा रहा है ना, दोनों ऐड हो जा रहा है। यस और नो? यस। लेकिन इस केस में देखो तो क्या होगा? सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में क्या होगा? नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? फ्लोरीन। अभिषेक बताओ। सर फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में शिफ्टिंग करोगे? फ्लोरीन के डायरेक्शन में, ये देख रहे हो। यस सर। तो इस केस में ये जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट अराइज हो रहा है इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नीचे के डायरेक्शन में आएगा। यस और नो? यस सर।
और लोन पेयर का जो रिजल्ट, लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ जो म्यू नेट हम लोग निकालेंगे, ये म्यू नेट क्या आ जाएगा, लोन पेयर की वजह से और ये बॉन्ड की वजह से, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक दूसरे को ये अपोज कर रहा है ना, कैंसिल आउट तो नहीं करेगा क्योंकि इसका वैल्यू कुछ और होगा, इसका वैल्यू कुछ और होगा, वैल्यू सेम थोड़ी होगा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट तो नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को वो अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, लेस होगा या नहीं, बताओ। इसमें क्या कर रहा है कि बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है उसका जो रिजल्टेंट आया, और लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है उसका रिजल्टेंट जो है, ये दोनों ऐड होके वो डाइपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन NF3 वाले में क्या हो रहा है कि लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है और बॉन्ड की वजह से जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज करेगा तो इसका जो नेट वैल्यू होगा डाइपोल मोमेंट का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना म्यू नेट का वैल्यू। यस और नो? यस सर। तो इसलिए ये जो डाइपोल मोमेंट होता है NH3 का डाइपोल मोमेंट जो है वो NF3 से ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरे पास डेटा भी इसका अवेलेबल है। NH3 का जो डाइपोल मोमेंट होता है ये 1.47 डिबाई है, और NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये देखो कम होके कितना हो गया, 0.23 डिबाई। ये काफी कम हो जाता है उसकी वजह से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। एक्सप्लेन कर लोगे अब सब लोग? अभिषेक? यस सर। सर इसको हाँ बोलो। सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, ये एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर की वजह से होता है। NH3 और NF3 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये ट्राइगोनल पिरामिडल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड के फॉर्म में। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर का ऊपर है उसमें। तो जब ये इसमें देखो NH3 में जब तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन तीनों की वजह से जो डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट आएगा, डायरेक्शन देखो, वेक्टर की तरह ट्रीट करो इसको। इन तीनों वेक्टर μ1 μ2 और μ3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में ही आएगा या नहीं, बताओ, बोलो। μ1 μ2 और μ3 का जो रिजल्टेंट निकालोगे वो रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर के डायरेक्शन में ही आएगा ना, यस और नो? Yes. और लोन पेयर का भी जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो भी ऊपर की तरफ है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है और लोन पेयर की वजह से, वो दोनों क्या हो रहा है, एड अप हो जा रहा है, रिजल्टेंट में दोनों ऐड हो जा रहा है ना वैल्यू। Yes, sir. लेकिन NF3 वाले केस में देखो, बॉन्ड की वजह से अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, फ्लोरीन की तरफ। तो अब इन तीनों बॉन्ड्स का जो रिजल्टेंट डाइपोल आएगा वो किधर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड पॉइंट करेगा या नहीं? Yes, sir. और लोन पेयर तो है ऊपर, है ना, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऊपर की डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है। यहाँ पे जो म्यूनेट निकालोगे, अब दोनों ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा म्यूनेट निकालने के लिए। तो म्यूनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, काफी हद तक डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए जो NH3 का डाइपोल मोमेंट है वो ग्रेटर देन NF3 है। देख रहे हो यहाँ डेटा भी लिखे हैं, इसका है 1.47 डिबाई और इसका 0.23 डिबाई। दिख रहा है डिफरेंस कितना ज्यादा है? Yes, sir. तो ये बेसिकली हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये रीजन आता है इसका। सर लोन पेयर का डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ लेंगे? लोन पेयर का सर डायरेक्शन सर डाइपोल मूवमेंट का? हाँ, हमेशा उसको हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में, वो एज्यूम करते हैं कि उधर ही लोन, मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ ही ना वो प्रेजेंट होगा। एक्चुअली यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर जो वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो p ऑर्बिटल में वो जो लोब बनता है, डम्बल शेप बनता है ना, p और यस सर।
तो p ऑर्बिटल में ये जो डंबल शेप का ऑर्बिटल होगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरह से ये पूरे इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वो बताना चाह रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना, समझ रहे हो बात। यस सर। तो इसीलिए हम लोग वहां पे ऐसे शो करते हैं। सर इसको डाउनवर्ड नहीं कर सकते? डाउनवर्ड में कैसे करेंगे, ये तो स्ट्रक्चर इस फॉर्म में है ना, डाउनवर्ड में तो बॉन्ड बना हुआ है, तो अगर लोन पेयर भी वहां पे आ गया तो वहां रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा ना। सर H2S में? H2S में भी वही सीन होगा, जैसे वाटर का था ना वैसे ही H2S का भी हो गया। यहाँ पे भी देखो, अगर ये इधर के डायरेक्शन में शो करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है और ये लोन का इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में काफी रिपल्सन होगा। ये हम VSEPR थ्योरी में ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग उसका शेप को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो आगे जो हम लोग बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, VSEPR हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो उससे हम लोग एग्जैक्टली लोन पेयर का पोजीशन और बॉन्ड पेयर का पोजीशन उस वो कैसे हम लोग कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं तुम लोगों को, NH3 और NF3 वाला? इसको एक्सप्लेन कर लोगे ना क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो? यस। यस चलो, सर। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। डाइपोल मोमेंट बताना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो बहुत लोग सोचता है कि पोलर बॉन्ड होगा तो वो पोलर होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख लिए कि पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है मॉलिक्यूल में, फिर भी डाइपोल मोमेंट, फिर भी वो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर होता है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो डाइपोल मोमेंट ही एक्चुअली डिसाइड करता है कोई भी मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर तुमको पोलैरिटी डिस्कस करना है, पोलैरिटी बताना है कि पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, तो वो पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट निकाल लोगे। अगर रिजल्टेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तब तो वो मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर, अगर रिजल्टेंट नॉट इक्वल टू 0 है तब वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर। ठीक है, यस सर। चलो, तो ये डाइपोल मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, वही हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सबसे पहले तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो डिस्कस करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद VSEPR थ्योरी, उसके बाद MOT। तो वो सब अगले क्लास में हम लोग बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो, अगर इसमें कोई डाउट है डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में तो कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो। कोई दिक्कत किसी को? हेलो हिमांशु, नो सर। कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर चलो अगले क्लास में। केमिकल बॉन्डिंग में तो टाइम लगेगा कंप्लीट करने में क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तुम लोग देखे भी होगे सिलेबस अगर देखे होगा तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। इनऑर्गेनिक मतलब पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये इनऑर्गेनिक का बेसिस यही है। ये दोनों चैप्टर अगर समझ गए अच्छे से ढंग से तो मतलब, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग मेनली उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग में उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मेनली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है यही दोनों चैप्टर पे पूरा, आगे जितना भी पढ़ोगे तो यही दोनों चैप्टर का एप्लीकेशन आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारे 11th के टॉपिक का, और स्कूल में भी एग्जाम दोगे तो केमिकल बॉन्डिंग से 15-20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आराम से आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से करो, इसमें टाइम लगेगा अभी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस करने हैं आगे, चलेगा अभी ये। उसके बाद फिर गैसियस स्टेट है तो वो छोटा चैप्टर है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है वो भी छोटा है। फिर आयनिक में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम से पहले एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है, तो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। तो मेन जो है 11th का केमिस्ट्री है तुम्हारा
केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, मोल कॉन्सेप्ट ये सब तो है ही। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर फिजिकल का इंपॉर्टेंट है बहुत। और इनऑर्गेनिक में तो वही केमिकल बॉन्डिंग तो इनऑर्गेनिक में ही आ गया, फिजिकल में तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये सब करेंगे धीरे धीरे, पहले केमिकल बॉन्डिंग खत्म करने दो, फिर उसके बाद हो जाएगा। स्कूल में तुम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? हेलो, ये जो स्कूलिंग वाले हो, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है बताओ तो। कोई नहीं स्कूल का क्लास कर रहा है इसमें? अभिषेक? नो सर। कोई नहीं है इसमें स्कूलिंग वाला? आयुष, अभिषेक प्रजापति, कोई नहीं है, सब नॉन स्कूलिंग हो? हेलो, कोई नहीं है स्कूलिंग वाला। ठीक है चलो फिर, ठीक है फिर चलो आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, एंड करें? यस सर। चलो।